क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो अपनी चालाकी से लाखों लोगों को ठग सकता है और फिर भी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है? क्या आपने सुना है उस व्यक्ति के बारे में जिसने ऐसा धंधा शुरू किया, जिसने न केवल पुलिस को बल्कि कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों को भी पसीने छुड़ा दिए? यह कहानी है एक ऐसे ठग की जिसे दुनिया नटवर लाल के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नटवर लाल ने धोखे का सबसे बड़ा शिकार कौन था? क्या उसके किए गए अपराधों की कोई सजा नहीं थी? जानने के लिए इस रहस्यमयी और खौफनाक कहानी को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AI कनरोलिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं रहस्यमयी, ऐतिहासिक और खौफनाक कहानियां। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। कोलकाता के पुराने रेलवे स्टेशन पर हलचल कम हो गई थी। एक लंबा काले कोट पहने व्यक्ति धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। चेहरा हल्की दाढ़ी से ढका हुआ था और हाथ में एक चमड़े का ब्रीफकेस था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये आम सा दिखने वाला आदमी अगले कुछ ही घंटों में पुलिस और अखबारों की सुर्खियों में छा जाएगा। उसका नाम था नटवर लाल। असली नाम लोगों ने कभी ठीक से जाना ही नहीं। लोग उसे नटवर लाल इसलिए कहते थे क्योंकि वह अपनी ठगी के कारनामों से लोगों को ऐसे चकमा देता जैसे कोई मायावी जादूगर हो। उसकी जिंदगी की एक खास बात यह थी, वह हमेशा वहां से गायब हो जाता था जहां उसे पकड़ने की सबसे ज्यादा संभावना होती थी। नटवर लाल का असली खेल शुरू हुआ एक छोटे से गांव से, जहां उसने पहली बार ठगी का हुनर सीखा था। कहा जाता है कि वह बचपन से ही बेहद तेज दिमाग का था। स्कूल में वह न केवल पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि अपनी बातों से लोगों को इस कदर फंसा लेता था कि वे उसकी हर बात मान लेते थे। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन नटवर लाल को हमेशा बड़े सपने देखने की आदत थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर दिखता था। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक शानदार योजना लेकर आया है जिसमें पैसे लगाने पर दुगना फायदा मिलेगा। नटवर लाल ने गौर से देखा कि कैसे उस व्यापारी ने अपनी बातों से लोगों को प्रभावित किया। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह एक दिन ऐसा ही करेगा, लेकिन अपने तरीके से। पहली ठगी नटवर लाल ने 16 साल की उम्र में की। उसने अपने गाँव के एक धनी व्यक्ति से कहा कि उसके पास एक जादुई ताबीज है जो पैसे को दुगना कर सकता है। लालच में आकर उस व्यक्ति ने नटवर लाल को बड़ी रकम दे दी। कुछ ही दिनों में नटवर लाल गायब हो गया। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। कुछ ने कहा कि वह पुलिस के डर से भाग गया, तो कुछ ने माना कि वह कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि बड़ा आदमी बनने का सपना लिए निकला है। कई सालों बाद जब वह दोबारा सामने आया तो वह साधारण गाँव का लड़का नहीं, बल्कि एक समझदार और होशियार ठग बन चुका था। उसने छोटे मोटे धंधे शुरू किए, लेकिन हर बार उसकी असली मकसद ठगी ही रहता था। वह पहले लोगों का विश्वास जीतता और फिर उन्हें ऐसे झांसा देता कि वे समझ ही नहीं पाते कि कब उनके पैसे उनसे छिन गए। नटवर लाल के कारनामे धीरे धीरे पुलिस के कानों तक भी पहुंचने लगे। उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन हर बार वह एक नई पहचान और नए नाम के साथ सामने आता। पुलिस के लिए यह समझना मुश्किल हो गया था कि है कौन, कहां से आया है। उसकी खासियत थी फर्जी पहचान और चालाकी। कभी वह सरकारी अधिकारी बन जाता, कभी बैंक मैनेजर, तो कभी उद्योगपति। उसके पास इतने असली दिखने वाले फर्जी दस्तावेज थे कि बड़े बड़े अफसर भी उसकी बातों पर यकीन कर लेते थे। 1950 का दशक था। इस बार नटवर लाल ने कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे उसका नाम पूरे देश में गूंज उठे। उसने कोलकाता के एक अमीर व्यक्ति को निशाना बनाया। उसने खुद को एक बड़े अधिकारी के रूप में पेश किया और कहा कि वह व्यापार में उसकी मदद कर सकता है। व्यापारी नटवर लाल की बातों में फंस गया तो उसने अपनी जमा पूंजी नटवर लाल को सौंप दी, लेकिन जब तक उसे सच्चाई का एहसास हुआ, नटवर लाल गायब हो चुका था। उसके बाद उसने बड़े पैमाने पर लोगों को ठगने के लिए एक नया प्लान तैयार किया। वह हर शहर में अलग अलग नाम से जाता, नई पहचान के साथ लोगों से मिलता और एक सरकारी अधिकारी के रूप में अपना परिचय देता। उसकी भाषा, पहनावा और व्यवहार इतना असली लगता था कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। 1955 में दिल्ली का मशहूर कनॉट पैलेस, एक आलीशान इमारत के सामने महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी। वहां एक आदमी सफेद सूट और सुनहरी घड़ी पहने बेहद आत्मविश्वास से खड़ा था। वह था नटवर लाल। इस बार उसने योजना बनाई कि वह दिल्ली के बाहरी इलाके में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की झूठी खबर फैलाएगा और लोगों से निवेश करवाएगा। उसने नकली दस्तावेज बनवाए, सरकारी मोहरें लगवाई और कई उद्योगपतियों व नेताओं को भरोसे में लिया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसे मोटी रकम दे दी। जब एक व्यापारी ने सरकारी संप्रोग से जांच की तो पता चला ये सब फर्जी है। पुलिस हरकत में आई, लेकिन नटवर लाल फिर से गायब हो गया। इस घटना के बाद उसका नाम पूरे देश में गूंज उठा। अब वह सिर्फ एक ठग नहीं रहा, बल्कि भारत का सबसे बड़ा ठग बन चुका था। लोग उसकी चालाकी और हिम्मत की मिसालें देने लगे। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन हर बार वह कोई नई पहचान ओढ़े सामने आ जाता। 1950 का दशक, देश की आजादी का नया दौर। देश विकास की ओर कदम बढ़ा रहा था, लेकिन उसी दौरान एक ऐसा सातिर ठग अपने पांव पसार रहा था जिसने सरकार, व्यापारी और यहाँ तक कि पुलिस और प्रशासन को भी अपनी चालों में उलझाकर रख दिया था। वह था नटवर लाल, एक ऐसा नाम जो डर और रहस्य दोनों का प्रतीक बन चुका था।
दिल्ली के मैसूर कैनॉट पैलेस की एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक सफेद सूट में आत्मविश्वास से खड़ा व्यक्ति, जिसकी कलाई पर चमकती सुनहरी घड़ी थी और चाल में एक अजीब सा रुतबा। हर किसी की निगाहें उसी पर टिकी थी। उस समय किसी को यह नहीं पता था कि वह एक बड़ा सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल। इस बार उसका प्लान था एक फर्जी सरकारी योजना बनाना, जिसमें वह व्यापारियों को यह यकीन दिलाए कि वह उन्हें सस्ते दामों में दिल्ली के बाहरी इलाकों में जमीन दिलवा सकता है। उसने नकली कागज बनवाए जिन पर असली सरकारी मोहर और हस्ताक्षर लगे थे। वह अलग अलग नामों से उद्योगपतियों से डील करता, जिससे कोई एक दूसरे से उसका नाम मिलाकर शक ना कर सके। इस ठगी में उसने करोड़ों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन एक व्यापारी को जब शक हुआ तो उसने अपनी सरकारी संपर्कों से जानकारी लेने की कोशिश की और पता चला कि ऐसा कोई सरकारी प्रोजेक्ट था ही नहीं। बात पुलिस तक पहुंची, लेकिन नटवर लाल तब तक शहर छोड़ चुका था। दिल्ली पुलिस के लिए यह पहला झटका नहीं था, पर इस बार मामला बहुत बड़ा था। अब नटवर लाल एक सामान्य ठग नहीं रहा, वह राष्ट्रीय स्तर का अपराधी बन गया था। नटवर लाल की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी पहचान बदलने की कला। वह हर बार एक नई पहचान, नया नाम और नया रूप लेकर सामने आता। उसके पास नकली पहचान पत्र, दस्तावेज और यहाँ तक कि नकली हस्ताक्षर तक होते थे, जो इतने असली लगते थे कि बड़े बड़े अफसर भी धोखा खा जाते थे। उसकी एक और खासियत थी उसका पहनावा और हावभाव। वह हमेशा महंगे कपड़े पहनता। बोलने का ढंग इतना प्रभावशाली होता कि सामने वाला उसकी बातों में पूरी तरह फंस जाता। 1958 में नटवर लाल ने मुंबई का रुख किया। इस बार उसका निशाना था एक बड़ा बैंक। उसने खुद को एक विदेशी व्यापारी के रूप में पेश किया और कहा कि वह भारत में निवेश करना चाहता है। उसने नकली दस्तावेज, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाए, जो इतने प्रोफेशनल तरीके से बनाए गए थे कि बैंक अधिकारियों को जरा भी शक नहीं हुआ। बैंक ने उसे बड़ी रकम उधार दी और नटवर लाल वह पैसा लेकर रातों रात गायब हो गया। पुलिस को जब तक जानकारी मिली, वह देश छोड़कर नेपाल भाग चुका था। नेपाल में उसका एक पुराना संपर्क पहले से था, जो उसका साथी बन गया। उसने वहां एक इंटरनेशनल बैंक को निशाना बनाया और खुद को एक भारतीय होटल उद्योगपति के रूप में पेश किया। उसने बैंक से कहा कि वह नेपाल में एक नया 5 स्टार होटल बनाना चाहता है, जिसके लिए भारत सरकार उसे सब्सिडी भी दे रहा है। नकली कागजों और नकली सरकारी पत्रों के दम पर वह बैंक को झांसे में ले आया। बैंक ने मोटी रकम दे दी। नटवर लाल फिर से गायब हो गया। इस बार उसके कदम थाईलैंड की ओर बढ़े। थाईलैंड की रंगीन गलियों में जब वह उतरा तो वहां के लोगों के लिए वह एक प्रतिष्ठित भारतीय व्यापारी था। उसने एक मशहूर ज्वेलर्स से दोस्ती की, जो भारत में अपना कारोबार फैलाना चाहता था। नटवर लाल ने खुद को भारत सरकार के माइनिंग डिपार्टमेंट का अधिकारी बताया और कहा कि वह भारत में सस्ते दामों में सोने की खदान दिलवा सकता है। ज्वेलर लालच में आ गया और उसने अपनी सारी जमा पूंजी नटवर लाल को दे दी। नटवर लाल ने उसे सरकारी कागजात तैयार करवाने का बहाना किया और फिर अचानक थाईलैंड छोड़कर सिंगापुर भाग गया। अब तक नटवर लाल भारत, नेपाल और थाईलैंड में कई बड़े फ्रॉड कर चुका था। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया था। भारत, नेपाल और थाईलैंड की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन नटवर लाल हर बार एक नया रूप लेकर उनकी आंखों में धूल झोंक देता था। सिंगापुर में उसने एक छोटे से होटल में नौकरी की ताकि वह लो प्रोफाइल बना रहे। वहीं एक दिन एक भारतीय पुलिस अधिकारी होटल में आया। उसने नटवर लाल को देखा तो उसे शक हुआ, लेकिन पहचान नहीं पाया। नटवर लाल ने ऐसी मासूमियत से बात की कि अधिकारी को यकीन ही नहीं हुआ कि वह नटवर लाल हो सकता है। लेकिन नटवर लाल समझ गया था कि खतरा बढ़ गया है। उसने तय कर लिया कि उसे यहाँ से निकलना ही होगा, लेकिन उससे पहले उसे एक आखिरी ठगी करने की योजना बनाई। इस बार निशाना था एक बड़ा रियल एस्टेट व्यापारी। उसने कहा कि भारत सरकार का एक खास योजना के तहत जमीन आवंटित कर रही है। व्यापारी झांसे में आ गया और नटवर लाल को करोड़ों की रकम दे दी। डील के बहाने व्यापारी को हफ्ते भर इंतजार में रखा और इस बीच नटवर लाल ने एक प्राइवेट जेट बुक करवाया नकली पासपोर्ट पर। वो एक बार फिर दुनिया को चकमा देकर फरार हो गया। सिंगापुर की चकाचौंध भरी गलियों से निकलकर नटवर लाल अब उस दौर में प्रवेश कर चुका था जहां उसके खिलाफ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अलर्ट थी। अब वो कोई आम ठग नहीं रहा। उसे खोजने के लिए इंटरपोल ने भी नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन नटवर लाल की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो हर बार किसी नए रूप, नई पहचान और नई योजना के साथ सामने आता। सिंगापुर से निकलने के लिए नटवर लाल ने मनोहर दास नाम के नकली पासपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट की बुकिंग कराई थी, मगर उससे पहले उसने एक बड़ा हाथ मारने की योजना बनाई। वह जानता था कि दुबई में उस समय भारतीय व्यापारियों की अच्छी खासी मौजूदगी थी और सभी को भारत में जमीन और सरकारी स्कीम में निवेश का लालच रहता था। उसने सिंगापुर से निकलने से पहले एक बहुत ही हाई प्रोफाइल रियल एस्टेट बिजनेसमैन को अपने जाल में फंसाया। उसे भारत सरकार की एक सीक्रेट डील का हवाला देते हुए विश्वास दिलाया कि वह दिल्ली के पास कीमती जमीन बेहद सस्ते में दिलवा सकता है। जाल इतना सदा हुआ था कि व्यापारी ने बिना शक किए भारी रकम सौंप दी। उसके बाद एक सुबह सिंगापुर के एक छोटे एयरपोर्ट से एक प्राइवेट जेट उड़ान भरता है और नटवर लाल दुबई की तरफ निकल जाता है। दुबई में नटवर लाल ने खुद को राजेंद्र मेहता नाम के एक गुजराती उद्योगपति के रूप में पेश किया। उसका अंदाज, उसकी बोली और चाल ढाल इतनी परिपक्व थी कि वहां के भारतीय समुदाय ने उसे हाथों हाथ लिया। दुबई में उसने ज्वेलरी कारोबारियों और निर्माण उद्योग के कई लोगों से संपर्क साधा।
उसने बताया कि भारत सरकार एक नई योजना के तहत विदेशी निवेशकों को विशेष लाभ दे रही है। उसने नकली दस्तावेज, मंत्रालय के लेटर हेड और फर्जी ईमेल्स तक बनवाए, जिससे भारत सरकार की मोहर और हस्ताक्षर भी थे। कुछ ही दिनों में उसे करीब 8 से 10 करोड़ रुपए की ठगी करने का मौका मिल गया। हर डील अलग नाम और अलग स्कीम के तहत होती थी, कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर तो कोई जमीन अधिग्रहण के नाम पर। एक रात वह दुबई से निकलता है जर्मनी के लिए। यहाँ उसने अपना नाम रखा विलियम चौधरी, एक NRI बिजनेसमैन टाइकून। वह फ्रैंकफर्ट के एक होटल में ठहरता है और कुछ भारतीय मूल के व्यापारियों से संपर्क करता है। उन्हें बताता है कि वह जमीन में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की एक चेन शुरू करना चाहता है और इसके लिए भारत में कई सप्लायरों से डील फिक्स कर चुका है। नटवर लाल के पास नकली कंपनियों की वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन पेपर और बैंक स्टेटमेंट्स थे। जर्मनी में उसने कुछ व्यापारियों से करीब 3 करोड़ रुपए थे और फिर अचानक एक दिन गायब हो गया। करीब 6 देशों में करोड़ों की ठगी करने के बाद नटवर लाल ने भारत लौटने का मन बनाया, लेकिन इस बार उसके इरादे और भी बड़े थे। अब वह सिर्फ पैसे के पीछे नहीं था, अब उसे खुद को लीजेंड साबित करना था, एक ऐसा ठग जो ताजमहल, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को बेचने का दावा कर सके। 1959 में एक दिन भारत की राजधानी में अचानक अफवाह फैली कि एक आदमी ने राष्ट्रपति भवन को एक विदेशी पर्यटक को बेचने की कोशिश की। जांच के बाद पता चला कि इस योजना के पीछे कोई और नहीं बल्कि नटवर लाल था। उसने खुद को राष्ट्रपति भवन का एक वरिष्ठ अधिकारी बताया और कुछ फर्जी एजेंटों की मदद से एक विदेशी को राष्ट्रपति भवन का निरीक्षण करवाया। उसके नकली कागजात और अधिकारियों जैसा पहनावा देखकर विदेशी को यकीन हो गया कि यह सौदा असली है। हालांकि यह डील पूरी नहीं हो सकी, लेकिन नटवर लाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। भारत लौटने के कुछ ही महीनों बाद नटवर लाल ने अपना अब तक का सबसे बड़ा सनसनीखेज कारनामा किया, ताजमहल को बेचने की कोशिश। आगरा के एक 5 स्टार होटल में उसने खुद को भारतीय पुरातत्व विभाग का एक उच्च अधिकारी बताया। उसने एक विदेशी पर्यटक को ताजमहल देखने ले जाकर उसे यह भरोसा दिलाया कि भारत सरकार इसे प्राइवेट सेक्टर को बेचने का मन बना रही है। नटवर लाल ने नकली एग्रीमेंट पेपर्स, ट्रांसफर डीड और यहाँ तक कि कोर्ट के कागजात भी बनवा लिए थे। सौदा करोड़ों में तय हुआ और विदेशी ने एक मोटी रकम एडवांस के तौर पर दे दी। जब तक उसे ठगी का एहसास होता, नटवर लाल गायब हो चुका था। इस ठगी के बाद नटवर लाल को पकड़ने के लिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता की पुलिस एक साथ काम करने लगी। आखिरकार 1960 में उसे एक बड़े ऑपरेशन के तहत दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे कई मामलों में दोषी पाया गया और 14 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल भी नटवर लाल को नहीं रोक पाई। उसने जेल में रहते हुए अधिकारियों को अपनी बातों में उलझाकर एक दिन फरार होने की योजना बनाई। उसने बीमार होने का नाटक किया और अस्पताल में भर्ती हुआ। वहां से एक दिन वह डॉक्टर की ड्रेस पहनकर बाहर निकल गया, बिना किसी को शक हुए। 1960 में दिल्ली की जेल से डॉक्टर की ड्रेस पहनकर भागने के बाद नटवर लाल ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। उसके पास अलग अलग नामों के कई पहचान पत्र थे। वह अब चरण सिंह बनकर एक गांव में स्कूल मास्टर के रूप में रहने लगा। इस बीच उसने एक बार फिर से अपनी ठगी की दुनिया में वापसी की योजना बनाई, लेकिन इस बार वह सिर्फ पैसे कमाने नहीं बल्कि भारत की व्यवस्था की कमजोरियों को दुनिया को दिखाने निकला था। उसने कहा था, अगर एक आम आदमी व्यवस्था को समझ ले तो वह राजाओं से भी बड़ा खेल खेल सकता है। 1971 में नटवर लाल ने पटना के एक बड़े बैंक की शाखा को चुना। उसने खुद को रेलवे मंत्रालय का वरिष्ठ अधिकारी बताया और बैंक से 6 लाख रुपए की राशि का चेक बनवाया। उसने वो चेक रेलवे के असली खातों के जैसे दिखने वाले एक नकली अकाउंट से जारी किया था। जब तक बैंक को ठगी का अंदाजा होता, नटवर लाल 7 समुद्र पार नहीं बल्कि पटना से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में नए नाम से रहने लगा था। धीरे धीरे नटवर लाल को लेकर यह भी अफवाह फैल गई कि उसके संबंध कई नेताओं से है। कुछ लोगों ने कहा कि वह नेताओं के काले धन को ठिकाने लगाने का काम करता है, पर पुलिस ने जानबूझकर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे ऊपर से आदेश थे। एक बार एक IPS अफसर ने दावा किया कि उन्होंने नटवर लाल को गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें दिल्ली से कॉल आया कि उसे तुरंत छोड़ दो। इस बात ने उसकी छवि को और भी रहस्यमयी बना दिया। 1980 के दशक में उसने एक बार फिर राष्ट्रपति भवन से जुड़ा खेल खेला। उसने एक अरबपति विदेशी को बताया कि भारत में एक विशिष्ट हेरिटेज बिल्डिंग को प्राइवेट टूरिज्म ग्रुप को लीज पर देने की योजना है। विदेशी को फिर से दिल्ली बुलाया गया, उसे नकली मंत्रालय के लोगों से मिलवाया गया और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर वाले कागजात भी दिखाए गए। ठगी की रकम इस बार 20 करोड़ से भी ज्यादा थी। एक बार तो नटवर लाल ने पटना हाई कोर्ट में एक वकील बनकर पेशी ली। कोर्ट के पास मौजूद गार्ड और अधिकारी भी उसकी बातों में आ गए। वह खुद की जमानत ले गया और खुद को निर्दोष साबित कर दिया और फिर गायब हो गया। इस घटना के बाद कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और नटवर लाल की खोज के लिए विशेष टीमें बनाई गई। 1996 में उसे आखिरी बार गिरफ्तार किया गया था। तब उसकी उम्र 84 साल थी। वह व्हील चेयर पर था और कहा जाता है कि उसने अपने 100 से ज्यादा अपराधों की जिम्मेदारी खुद ली थी, लेकिन जेल में जाते ही वो फिर गायब हो गया। यह हैरान कर देने वाली बात है, 1996 में उसे आखिरी बार पुलिस ने देखा, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला।
कुछ रिपोर्ट कहती हैं वह 1999 में मर गया, लेकिन उसके वकील और परिवार वाले दावा करते हैं कि उन्होंने उसे 2009 तक जिंदा देखा। कुछ का मानना है कि उसने नेपाल में जाकर एक शांत जीवन बिताया, तो कुछ कहते हैं कि वह अंत में एक सन्यासी बन गया। नटवर लाल पर कुल 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे। वह 10 से ज्यादा बार जेल से भागने में कामयाब हुआ था। 7 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह हर बार फिसलता गया। उसने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ताजमहल, लाल किला और भी अन्य हेरिटेज पैलेसेस को बेचने तक की कोशिश की। उसकी कहानी पर आधारित कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे कि राजू बन गया जेंटलमैन, स्पेशल 26, गुरु, बंटी और बबली। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि कभी नटवर लाल पकड़ा गया, तो इसका जवाब है नहीं। असली नटवर लाल कभी पूरी तरह से पकड़ा नहीं गया। उसकी कहानी रहस्य, चालाकी और व्यवस्था की कमजोरी का ऐसा मिश्रण है जो भारतीय इतिहास में एक मिस्ट्री बन चुकी है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, उसी के साथ साथ नटवर लाल के जीवन में भी अंधकार गिरता जा रहा था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी चालाकी और धोखे से पूरे देश में तहलका मचा दिया था। सरकार, बैंक अधिकारी और व्यापारी सब उसकी ठगी के शिकार बन चुके थे, मगर इस बार हालात बदल चुके थे। जिस खेल में वह माहिर था, वही अब उसकी कमजोरी बन चुकी थी। नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर उसने अपने दिमाग और जुबान के जादू से वह कर दिखाया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। पढ़ाई में तेज, बोलने में कुशल और चेहरे पे ऐसी मासूमियत कि कोई भी उस पर आसानी से विश्वास कर लेता था। उसने सरकारी अधिकारियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक को अपनी बातों में फंसाया और करोड़ों रुपए ठगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि नटवर लाल कभी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था। वह केवल फर्जी दस्तावेजों, नकली हस्ताक्षर और अपनी बातों की कला से लोगों को बेवकूफ बनाता था। कहते हैं कि उसने ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन तक को बेचने का दावा किया था। इतना ही नहीं, उसने महात्मा गांधी के नाम से भी धोखाधड़ी की थी, जिसके लिए उसकी ठगी की कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती। नटवर लाल के ठगी करने का तरीका बेहद अनोखा था। वह हमेशा बड़े अधिकारियों, व्यापारियों और अमीर लोगों को अपना निशाना बनाता था। पहले वह उनकी कमजोरी जानता, फिर उनकी जरूरतों को समझकर एक ऐसा प्रस्ताव रखता जो अस्वीकार करना मुश्किल होता था। जब तक लोग उसकी चाल समझ पाते, वह गायब हो चुका होता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी पहचान बदलने की कला। वह हर बार अलग नाम, अलग चेहरा और अलग पहचान के साथ सामने आता था। नटवर लाल की कहानी जितनी रोमांचक और रहस्यमयी है, उतनी ही शिक्षाप्रद भी है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से कई बार सफलता पाई, मगर अंत में उसे वह नहीं मिला जो हर इंसान को चाहिए, सुकून। उसकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि गलत रास्ते से कमाया गया पैसा कभी भी खुशी और संतोष नहीं देता। चाहे कितनी भी चालाकी से काम क्यों ना किया जाए, अपराध का अंत हमेशा पछतावे और अकेलेपन में होता है। नटवर लाल जैसा दिमाग अगर सही कामों में लगता तो शायद एक महान उद्योगपति या नेता बन सकता, लेकिन उसने अपनी चतुराई को गलत दिशा में इस्तेमाल किया और अंत में गुमनामी में खो गया। दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसे मौके आते हैं जब हम आसान और गलत रास्तों के बीच फंस जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में हमें सुकून और सम्मान देता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल AI कन्नड़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ऐसी किसी रहस्यमयी और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।